बेटा आज का चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर है 18 है ना। चैप्टर का नाम बना लो बेटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बना लिया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेटा पेन रखना, एक बार समझना। बेटा देखो मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत हुई है, इनिशिएशन हुआ है, एक्चुअल में फिजियोलॉजी की शुरुआत ही हुई है फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन के डिस्कवरी के बाद ही फिजियोलॉजी की शुरुआत हुई है। वैसे आपकी एक लाइन बताई जाती है, फाउंडेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी लेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे ने बेटा जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी के फाउंडेशन अर्थात नींव पड़ी, अर्थात वहाँ से फिजियोलॉजी की शुरुआत हुई। और बेटा आपको बता दें, यही वजह है कि हम लोग डॉक्टर हार्वे को कहते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मैंने उस ब्रांच का नाम नहीं बताया जिसमें स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, मैंने डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन बोल दिया। मैं आपको बता दूं बेटा, एक वर्ड होता है एनजीओ, ANGIO, एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड। आपको एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, एनजीओ मतलब होता है क्लोज्ड। अब समझना, ये वर्ड 2 बार आएगा। अभी जब आप थोड़ा सा बड़े होगे, +2 में जाओगे और +1 के ही 3rd चैप्टर में मिलेगा। एंजियोस्पर्म नाम सुना है ना, एंजियोस्पर्म सुना है। अब लोगों को समझ नहीं आता है एंजियोस्पर्म यहाँ है तो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को एंजियोलॉजी क्यों कहते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेसल में बहता है, इसलिए इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। अब कहोगे फिर उसको एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा एंजियो मतलब क्लोज्ड, स्पर्मा मतलब सीड, उसका सीड कवर्ड होता है, फल के अंदर बंद होता है, इसलिए उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। और एक होता है जिम्नोस्पर्म, सुना है? जिम्नो मतलब न्यूड, नेक्ड, नंगा, उसके सीड के ऊपर फल नहीं बनता, इसलिए कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। और दोनों को मिला के कहा जाता है सीड बनाने वाला स्पर्मेटोफाइटा। दोनों में स्पर्म वर्ड लगा है ना। बेटा ध्यान देना, एंजियो मतलब होता है क्लोज्ड। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा ध्यान देना, ब्लड सर्कुलेशन इन्होंने जो खोजा था, हायर एनिमल में खोजा था, इन्होंने देखा था कि क्लोज्ड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक, तो कहा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। अब कोई पूछ ले फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर विलियम हार्वे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब डिस्कवरी किया ब्लड सर्कुलेशन की, उसके बाद ही फिजियोलॉजी की नींव पड़ी, फाउंडेशन बना, हो गया। अब बेटा इस चैप्टर का नाम मैंने लिखा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा। लेकिन मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था ब्लड सर्कुलेशन की या सर्कुलेशन की, तो आपको बता दूं बेटा, मैंने क्लोज्ड वर्ड यूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूं हमारे पूरे एनिमल किंगडम को अगर हम देखें, 9th में आपने एनिमल किंगडम देखा होगा, अगर एनिमल किंगडम को देखें तो बेटा ब्लड सर्कुलेशन को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। 2, पहला ओपन, पहला किसमें? ओपन। पहला सर्कुलेशन है ओपन, दूसरा है क्लोज्ड। दूसरा क्या है? क्लोज्ड। अब सवाल है कि ओपन को ओपन क्यों कहते हैं, क्लोज्ड को क्लोज्ड क्यों कहते हैं। ठीक बेटा ध्यान देना, यहाँ बाय द वे मान लो आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट। हार्ट से आपने ब्लड पंप किया, आपका मतलब कोई भी एनिमल, ठीक, ब्लड पंप किया, ब्लड यहाँ आया, और बेटा यहाँ टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़, और इस ब्लड वेसल ने सारा ब्लड यहाँ छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। अब टिश्यू के अंदर गया, ब्लड मिक्स हुआ और यहाँ पे लेन देन किया, फिर यहाँ से ये इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होकर के फिर वापस आ गया। एक तरीका ये है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ब्लड क्या है, खुले वातावरण में है, ओपन कंडीशन में है, ये वेसल के बाहर है, दिख रहा है ना, टिश्यू के कांटेक्ट में है। लेकिन अगर हम क्लोज के कंडीशन में देखें तो यहाँ बेटा आप अर्थात एनिमल का हार्ट है, इसने पंप किया ब्लड को, यहाँ आया, यहाँ बेटा आप देख लो टिश्यू है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, ब्लड डायरेक्ट नहीं जाएगा,
यहाँ से पतली पतली ब्रांच बनेंगी ऐसे। अब यहाँ ब्लड देखना, यहाँ ब्लड क्या है, आकर के ओपन एरिया में जाके टिश्यू कांटेक्ट में आ गया। लेकिन बेटा यहाँ क्या हुआ, यहाँ ब्लड आया, इस क्लोज्ड वेसल के अंदर ऐसे बहता हुआ चला गया, क्लोज्ड वेसल के अंदर बहता हुआ चला गया। ये ओपनली टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आया, अर्थात यहाँ ब्लड पूरी की पूरी तरह एक क्लोज्ड ब्लड वेसल में मूव करता है, इसलिए कहा जाता है क्लोज्ड, उसे कहा जाता है ओपन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये बात समझ में आ गई? नहीं? अब सवाल जो आपसे पूछा जाता है नीट में सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है, डेफिनेशन तो पूछा ही नहीं जाता, बेशक हम लोग पढ़ाते हैं। बेटा ओपन का एग्जाम्पल आपके पास है ऑर्थ्रोपोडा। आप कहोगे सर ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं। आपने कॉकरोच का नाम तो सुना है, हाउस फ्लाई का नाम तो सुना है, मतलब जितने इंसेक्ट हैं उनका नाम तो सुना है ना बेटा। ये जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, मॉस्क्यूटो, चींटियाँ, कीड़ियाँ, कॉकरोच, ये सब में क्या पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। कुछ मोलस्का में पाया जाता है। मोलस्का ऐसा फाइलम है जिसमें अपना वो आता है, वो जिससे मोती बनाते हैं, बाइवेल्विया, पेंटेडा वगैरह, पाइला वगैरह। तो बेटा कुछ मेंबर उसके ओपन में आते हैं, कुछ क्लोज में आते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। अब क्लोज के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्लोज के एग्जाम्पल पहली बात आपके पास है एनेलिडा। एनेलिडा का मेंबर आपने नाम सुना होगा अर्थवर्म, केचुआ। इसके अलावा बेटा आप देख लो, इसमें सारे के सारे कॉर्डेटा हैं, सारे। आप लोग हो, फ्रॉग है, रैबिट है, मछली है, सांप भी आता है, क्रोकोडाइल भी आता है, समझ रहे हो ना? ये सारे किस में आते हैं? क्लोज्ड में आते हैं। वो आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेटा, अभी एक्सप्लेन करने लगे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक? चलो आगे लिखना बेटा आप लोग, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लिखना बेटा। किंगडम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वहाँ पूरा कैरेक्टर बताएंगे, अभी तो नाम बता दिया जिससे रहे। चलो हेडिंग बनाना, तो चैप्टर नाम बना दिया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लिखना। ब्लड सर्कुलेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऐसे डायरेक्ट लिखो, ब्लड सर्कुलेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय blood circulation was discovered by Dr. William Harvey, Harvey, Dr. William Harvey, Dr. William Harvey लिखना। Study of blood circulation is called as study of blood circulation is called as angiology, 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 called as angiology। हो गया? लिखो, डॉक्टर हार्वे is called as डॉक्टर हार्वे, Harvey, हार्वे मतलब विलियम हार्वे। डॉक्टर हार्वे इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी। हो गया? देखना, there are
following two types of blood circulation. There are following two types of blood circulation. बेटा जो मॉड्यूल आपको मिला है उसमें ये चैप्टर है ना? उसको पढ़ा था किसी ने? अच्छा, तो पढ़ा नहीं तो उसको ले जाओ गोलगप्पे वाले के यहाँ गोलगप्पे खा लो, फिर कुछ तो देगा। बेटा पढ़ने के लिए दिया गया है, कम से कम थ्योरी ना पढ़ो, क्वेश्चन तो करो। डॉक्टर आहूजा क्वेश्चन किया था उसका? तुम अपने से मतलब रखो। तुम मांग रहा तो उसकी चुगली करोगे तुम यहाँ आके। अरे ठीक है, देखो इतना सेंसिटिव है, इतना मतलब है जिम्मेदार, मांग के पूरा तो कर रहा है, फिर इसमें गैर जिम्मेदारी कहाँ है? हैं? चलो ना, गलत बात, कोई किसी की चुगली नहीं करे, मैं खुद पकड़ लूँगा, ठीक? जो करे बेटा मैं खुद पकड़ लूँगा, शिकायत नहीं। लिखो, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पहला ओपन, ब्लड सर्कुलेशन, केवल ओपन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक? ओपन या ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इसमें लिखे ना टिश्यूज आर एम्बेडेड इन, एम्बेडेड मतलब बाथ इन मतलब डूबा हुआ, मर्ज्ड, एम्बेडेड इन ब्लड और बॉडी फ्लूइड, एम्बेडेड इन ब्लड और बॉडी फ्लूइड। टिश्यूज आर एम्बेडेड इन ब्लड और बॉडी फ्लूइड, मतलब आप कह सकते हो कि एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स डायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्ट होता है, कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई बीच में दीवार नहीं होती। लेकिन ये जब हम लोग लिखाते हैं एम्बेडेड, तो बच्चे को इजीली समझ, कई बुक वाले लिखते हैं टिश्यूज बाथ बाय ब्लड। अरे ब्लड से नहाती थोड़ी है ना, बाथ का मतलब है डूबना, ठीक? बाथ का मतलब होता है डूबना, घिरा होना। नहीं, बॉडी फ्लूइड में बेटा ब्लड और लिम्फ दोनों आते हैं। बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे इसमें ना ब्लड होता है ना लिम्फ होता है, उनका अलग ही बॉडी फ्लूइड होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ऑर्थ्रोपोड की बात करें हम, ऑर्थ्रोपोड में ब्लड है ही नहीं है, ब्लड है ही नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, क्यों ब्लड नहीं है? क्योंकि वहाँ आरबीसीज वगैरह है नहीं, कलर तो होता नहीं है, हीमोग्लोबिन तो है नहीं, इसलिए हम ब्लड नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ, ब्लड जैसा लिम्फ, ठीक? चलो लिख लिया बेटा, एग्जाम्पल लिखना। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ये है बेटा लिखा हुआ है पहले में, ओपन में, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। स्पेलिंग लिखा हुआ है बेटा ARTHRO। ऑर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब पैर। देखो इनके मकड़ियों के, कॉकरोच वगैरह के पैर ऐसे ज्वाइंटेड होते हैं ना, इसलिए कहा जाता है ऑर्थ्रोपोडा। बेटा जो नाम रखे हुए साइंस में सबके पीछे लॉजिक है, वो अलग दुनिया है कि जब समझ में नहीं आया तो नया ट्रेंड बना ली, रट लो यार। अब सारे वही धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रट लेते हैं। सही है ना? जो चीज़ ना समझ में आए रट लो। तो ये रटने की एक प्रवृत्ति चल निकली थी, वो धीरे धीरे हमारे जीन में ही आ गई। भैया बायो मतलब रटना है, और फिजिक्स मतलब किसी को नहीं आती। मैं तो मेडिकल वाला हूँ, आती नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसमें कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, इवन आपका जो प्रॉन है, झींगा जिसे कहते हैं, झींगा जो आप लोग खाते हैं, मकड़ी है, ये सारा आता है। हाँ झींगा खाते हैं बेटा, एडिबल है प्रॉन, पहले मॉन। आगे आएगा आपके एग्ज़ाम में भी आता है, फूड मैनेजमेंट में। हाँ, स्वाद पूछ रही है उससे। चलो, नहीं बेटा हम लोग तो कुछ भी नहीं खाते, मैं तो किसी का दिमाग तक नहीं खाता, तुम लोग दिमाग खा जाते हो लोगों का। चलो आगे लिखो, लिख लिया इतना। अब दूसरा लिख लो। अच्छा डायग्राम बना लिया, पहला बना लो बेटा, पहले में ओपन में। वृंदा डायग्राम बना लो बेटा।
ऐसे पेन से बनाया करो बेटा, पेंसिल कहाँ खोजते हो, डायरेक्ट बनाया करो, धड़ 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 धड़। इसमें एब्सेंट कौन है? कोई एब्सेंट है क्या? एक तो साहिल एब्सेंट है। बेटा बहस ना करो, लड़ाई ना करो, आप बनाओ फटाफट डायग्राम। आगे डायग्राम बन गया, अगली हेडिंग बनाओ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। लिख लिया क्लोज्ड, लिखना। इन दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन blood flows या flow in closed blood vessels, closed blood vessels। कहीं कहीं बुक में लिखा मिलेगा closed ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अरे भैया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल ही है, ठीक। closed blood vessels मतलब यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इस वॉल के थ्रू लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक। एग्जाम्पल लिखना, फाइलम एनेलिडा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम एनेलिडा ये लिखा हुआ बेटा ANNELIDA, फाइलम एनेलिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। अर्थवम केचुआ, एक वो होती है जोंक जो गाय भैंस को चिपक जाती है, कैटल लीच, वो भी इसी में आती है। एक होता है लगवोम नेरिस, मत जानो तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, बेवजह क्यों जानोगे। डायग्राम बनाओ सेकंड वाला बेटा। अब कैसे बना लेना बेटे, ज़रूरी जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे बनाओ, कैसे भी टेढ़े मेढ़े बनाए हैं। अच्छा हो गया बेटा, बना लिया सबने? जयदीप बना लिया होगा तुमने, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। काव्य नागपाल बना लिया? बेटा ऐसे ऐड आता था निरमा डिटर्जेंट का, चलो बेटा लिख लिया। अब हेडिंग बनाना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हेडिंग बनाओ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन।
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पहला, ब्लड एंड लिम्फ। दूसरा, हार्ट, लिख लो एक बार। तीसरा, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हो गया। अब पहली हेडिंग बनाओ, ब्लड। नहीं, केवल ब्लड, क्योंकि ब्लड अलग पढ़ेंगे, लिम्फ अलग पढ़ेंगे। एंड लगा हुआ है ना। वैसे कई की बुक में ना पहले कंपोनेंट केवल ब्लड लिखा रहता है, लिम्फ लिखा भी नहीं रहता। और लिख इसलिए देता हूँ जिससे आप पढ़ते इसमें भूलो ना। ठीक बेटा, हम लोग बात करेंगे ब्लड की। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? खून। अच्छा, लोग कहते हैं लोग खून कर दिया, मतलब पहले खून नहीं था उसके अंदर। वैसे बेटा साइंस में खून नहीं कहते, साइंस में से रुधिर या रक्त कहते हैं। वो बोल चाल में हम लोग खून बोलते हैं। चलो, अब सबसे पहला सवाल हमारा जो होता है पीएमटी का बेटा, वो ये होता है कि ब्लड क्या है। सही बात। अगर कोई आपसे मिलेगा तो पूछेगा आप कौन, यही पूछेगा ना। तो इससे पूछा जा रहा है कि आप कौन, तो आपको बताना है कि ब्लड क्या है। बेटा आपको बता दो, ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? अभी लिखना नहीं, लिखाऊंगा तो लिखना, अभी समझ लो। ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फ्लूइड फॉर्म में है। कैसा है? फ्लूइड फॉर्म में है, बहते हुए फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए कहता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब बात वही आई कि ये बना कैसे है, इसकी ओरिजिन क्या है। हर जगह मैं ओरिजिन लिखाता हूँ, तो इसकी ओरिजिन है मीजोडर्मल। अब जो बच्चे नहीं जानते मैं बता देता हूँ, हाँ ये बात समझ तो गए, वो फिर भी बता देता हूँ। मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल आया क्या, मैं कई बार बता चुका हूँ, दांत में भी बताया था। बेटा जब हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें 3 लेयर होती है, ऐसे 3 लेयर होती है, एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक, 3 लेयर होती है, ऐसे बॉल होता है। जो ऑर्गन हमारे एक्टोडर्म से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्मल, जो ऑर्गन हमारे मेजोडर्म से बनते हैं उन्हें कहते हैं मेजोडर्मल, जो ऑर्गन हमारे अंदर वाली लेयर से बनते हैं एंडोडर्म से हम क्या कहते हैं एंडोडर्मल। तो ब्लड की ओरिजिन कैसी है? मेजोडर्मल, अर्थात बीच वाली लेयर से बनी है। समझ गए? तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओरिजिन इज मेजोडर्मल। हो गया। अगर कोई आपसे पूछे हमारी बॉडी की सबसे सॉफ्ट टिश्यू, अरे लिक्विड से सॉफ्ट क्या हो सकता है? जो हार्ड पार्ट है वो तो सॉफ्ट हो ही नहीं सकते, लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट तो ही होगा। आप बोल भी सकते हो कि ब्लड इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू। ये क्या होता है? वैसे ये सवाल नीट में नहीं बनेगा, बट बता दे रहा हूँ, अगर कोई पूछ ले तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू कह सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। अब सवाल है अगर ब्लड लिक्विड में है, तो अब आपको बताता हूँ बेटा कि ब्लड के बारे में। बेटा ब्लड का पीएच मैंने एक दिन बताया था, एक बच्चे ने कहा रेंज में होता, मैंने कहा नहीं फिक्स होता है। और बेटा पीएच जब कम ज़्यादा होता है, केमिकल हमारे ब्लड में बफर सिस्टम से मेंटेन कर लेता है अपने आप पीएच को। किससे मेंटेन करता है? बफर सिस्टम से। इससे एक सवाल पिछले टेस्ट का सॉल्व हो गया होगा। बफर सिस्टम ये केमिस्ट्री का वर्ड है। केमिस्ट्री में आपने बफर सोल्यूशन देखा होगा कि थोड़ा बेस मिलाते जाते हैं लेकिन वो एसिडिटी को अपने मेंटेन रखता है। देखा होगा ना, ये एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोगों को +2 वगैरह में कराएंगे टीचर, जो अगर आप स्कूल गोइंग हो तो। बेटा ध्यान देना, उसमें हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, पिपेट से ला के लिक्विड डाल देते हैं, फिर ड्रॉप गिराते हैं। देखा है ना? तो ये सब आता है सिस्टम। इधर देखो, ब्लड 7.4 है, तो बेटा इसे हम क्या कह सकते हैं? एसिडिक कह सकते हैं कि एल्कलाइन या बेसिक? बेसिक या एल्कलाइन, दोनों एक ही दूसरे के पर्यायवाची है। बेटा क्या कहेंगे? अगर पीएच वैल्यू किसी भी केमिकल की 7 से ऊपर है तो वो
बेसिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है, ये पता है बेटा। ब्लड हमारा एल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोई पूछे कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड है, ऑफ कोर्स, कितना मतलब कॉन्फिडेंस है, कितना है, एमएल में होता है। पहले बताओ कितना है, ये मुझे क्या पता तुम्हारा ब्लड किस फॉर्म में है। वो नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी बॉडी में ब्लड है, कितना है? हाँ, 11 लीटर ml। बेटा इनकी बॉडी में सिर्फ इतना ब्लड है, 11 ml। बेटा मैं इंडियन पॉपुलेशन का कन्फ्यूजन बता दूं, जो आप लोग ग्राम में बताते हो ना वो हीमोग्लोबिन होता है, और ब्लड आपका लीटर या ml में होता है, और वो भी आप गलत बता रहे हो। 12 ml इतना ब्लड होगा? बेटा सुनो, आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बुक्स में लिखा रहता है कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक। लेकिन ये बात पे मैं फोकस नहीं करता क्योंकि ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक आइडियल वेट वाले, आइडियल हाइट वाले, आइडियल एज वाले को बताया कि उसको कोई बीमारी नहीं, इतना हाइट है, ये है, वो है, उससे मैं लेना देना नहीं। मैं आपको क्लियर सी बात बताऊं, अगर आपको अपना ब्लड वॉल्यूम निकालना है तो आपका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 6 to 8% होता है ब्लड। बॉडी वेट का अभी लिखाऊंगा बेटा, लिखो मत, मैं तो लिखाऊंगा सारा। 6 to 8%। अगर आप 65 किलो के हो, आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच या उसके एबव है, जो एवरेज, जो मानक हमारा होता है, और आप बीमारी ग्रस्त नहीं हो, एनीमिया वगैरह नहीं है, तो आपकी बॉडी में आप देख लो लगभग 5 लीटर ब्लड होगा। 65 किलो का 8% निकालो, 5 लीटर प्लस ही आएगा, ठीक। ये उस कंडीशन की बात हो रही है। अब आप तो उस कंडीशन में हो नहीं, सही है ना, ना उतना बॉडी वेट है आपका 65 किलो, एक आध होंगे 80-90 के, लेकिन 65 जो आइडियल कंडीशन है उनका नहीं है। आइडियल कंडीशन की बात है। अब आपका वेट 50 किलो है तो आप में मुश्किल से 3.5 लीटर 4 लीटर ब्लड पाएगा। अगर आपका वेट 70 है तो 5 लीटर के आसपास हो जाएगा, समझ गए ना। बॉडी वेट का 6 to 8% होता है, समझ गए। अब ब्लड बढ़ाना है तो क्या बढ़ाओगे? वेट, समझ गए ना, समझ गए ना। अब आप अगर किसी से ब्लड मांगो डोनेशन के रूप में, किससे मांगोगे? जिसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक। मतलब दुनिया में वही एक दिखता है तुम लोगों को, दुनिया में बतेरे घूम रहे हैं, देखो सड़कों पे, इधर देखो। इतनी बात हो गई बेटा, चलो इसको नोट करो, लिखो। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। It is mesodermal in origin. मेजोडर्मल इन ओरिजिन लिखना। ब्लड इज एल्कलाइन, मतलब बेसिक लिख सकते हो आप, एल्कलाइन। इट्स पीएच वैल्यू इज कितना होता है? 7.4। blood amount of blood is nearly 6 to 8% of body weight. Amount of blood is nearly 6 to 8% of body weight. हो गया।
अब मैंने लिखवाऊंगा कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में इतना लीटर होता है। जब मैंने कैलकुलेशन का मेथड लिखा दिया तो क्या ज़रूरत है लिखाने का, वेट से अपने कैलकुलेट कर लेना, सही है ना। लेकिन आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, एक सवाल तो मैं बोलूँगा, जवाब आपको दें तो आप मुझे कुछ और ही बना देंगे। इस जवाब का सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा था भारत में पहले, ठीक। तो एक बात बताओ, जो ब्लड है वो भी लिक्विड है, पानी है वो भी लिक्विड है। आप बताओ पानी और ब्लड में कौन थिक होता है, अर्थात विस्कोसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज़्यादा होती है? ब्लड की। ब्लड गाढ़ा होता है पानी से, क्यों? सही है कि नहीं? है बेटा? हाँ, किसी किसी इंसान का खून पानी होता है, तो जब खून पानी हो गया तो पानी पानी बराबर हो जाएगा। बेटा खुद सोचो आप, जब आप खुद सोचो, आपने पढ़ा है कि सेल में प्रोटोप्लाज्म इतना % पानी होता है, उस वो सॉल्यूशन होता है। बेटा जब फ्लूइड फॉर्म में है तो पानी तो इसका सॉल्वेंट होगा ही, उसके अंदर केमिकल होंगे और सेल्स फंसी होंगी, तो पानी से गाढ़ा तो हुआ ही ना। पानी में कुछ भी मिला दो, थिकनेस तो बढ़ी गई, समझ गए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जहाँ तक हम आपको बता दें 1.05 से 1.06 के आसपास होती है, मतलब ब्लड से पानी से स्लाइटली थिक होता है, हल्का सा, बिल्कुल। अरे 1.05 कितना कम है, बहुत कम है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन है, समझ गए। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आती? प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती कि थोड़ा सा गाढ़ा है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर आपका डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन होने के तरीके, वॉमिट आ गई, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, लूज मोशन हो गया, ये प्रॉपर तीनों चारों चीज़ एक साथ हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस दौरान आपके ब्लड की थिकनेस, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पानी निकल गया तो गाढ़ापन बढ़ जाएगा, सही है ना। चलो ये सवाल नहीं आता, जो सवाल आता है उसे सुनो। एक ह्यूमन है, सड़क पे जा रहा था, क्योंकि देखो ह्यूमन गलतियों का पुतला है, तो पुतला गलती कर बैठा और उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, ठीक। और इतना तेज़ी से गिरा कि पुतले में यहाँ इंजरी हो गई और ब्लड बाहर आता रहा। लगे रहो मुन्ना भाई। तो ब्लड आ गया और उस पर्टिकुलर टाइम पे नियरली उसका 1 लीटर ब्लड बह गया। कितना? 1 लीटर ब्लड बह गया, हो गया। अब एग्जामिनर अंकल का कहना है कि 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद उसको आप हॉस्पिटल ले गए, ठीक ठाक हो गया, बता रहा है कि कैसे चक्कर आ गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, अपनी कहानियाँ बता रहा है लोगों को चाव से, क्योंकि बच जाते लोग चाव से बताते हैं, अगर गुजर जाते हैं ना फिर पछताते हैं या डिसेबल हो जाते हैं, तो इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 24 घंटे बाद उसके बॉडी में कितना ब्लड होगा, एक्सीडेंट के पहले जितना था, कि 1 लीटर कम होगा, कि 1 लीटर ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल कंडीशन से। बेटा जितना पहले था एक्सीडेंट के उतना हो जाएगा। 24 घंटा बहुत टाइम होता है, इतने में तो बॉडी रिटेन कर ले, बॉडी तुम्हारी 4-5 घंटे में रिटेन कर लेती है सारी चीज़ें, अगर आप हेल्दी हो तो। आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा है तो। मैं बार बार बोलता हूँ ब्रेन, लोग कहते हैं ब्रेन का क्या रोड़ा है, ब्रेन का बहुत रोड़ा है बेटा। जब एंडोक्राइन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कहाँ कहाँ से हार्मोन कहाँ कहाँ ले जाके हमें क्या सेट कर देते हैं, ठीक। इसलिए ब्रेन मजबूत होना चाहिए आपका। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप बाइक से चलते हो तो हेलमेट लगाओ। इस सलाह को बच्चे मेरे मानते हैं, लेकिन कई चालाक होते हैं, रंग बिरंगी लाल पीली नीली गुलाबी कटोरी रख के चल देते हैं ऐसे पट्टा लगा के। वो बेटा कटोरी ना रखना, हेलमेट पूरा यहाँ तक लगाना, कंधे तक जो आता है। क्यों? जैसे आप गिरो तो गर्दन आपकी ऐसे टिक जाए, अगर ये मुड़ गई तो स्पाइनल निकल जाएगी बेटा। स्पाइनल निकलते ही पट्टा लगाओगे, जिंदा होते हुए भी किसी काम के नहीं हो। दिमाग मजबूत रखो, दुनिया की हर एक चीज़ सॉल्व हो जाती है। लेकिन हम लोग दिमाग इतना कमज़ोर रखते हैं। किसी ने कह दिया भाई तेरा पेपर ख़राब हो गया था क्या, आप टेंशन में हो गए, हाँ यार ख़राब हो गया था मेरा। आप आगे की 20 साल तक सोच लोगे कि लाइफ ख़त्म।
अब किसी ने आगे झूठी तारीफ कर दी और तेरी की हम तो ये कर जाएंगे यार सही है नहीं, तो परेशान नहीं, दिमाग को स्टेबल रखो। देखो इधर अब क्या होगा, ब्लड 24 घंटे बाद उतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, इसे आप ध्यान रखना। एक सवाल और आता है कि एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके आसपास कोई पैथोलॉजी नहीं है तो कौन सा ब्लड दोगे? वो जब मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में तो बताऊंगा, 2 दिन बाद आएगा, ठीक। वो यहाँ का सवाल नहीं है तो एक्सीडेंट पे ही। इतना आगे हम लोग कर लेते हैं। क्या थे? मेसोडर्मल इन ओरिजिन 68%। आगे लिखना, ब्लड इज स्लाइटली थिक दैन वाटर। ब्लड इज स्लाइटली थिक या थिकर, कुछ भी लिख लो। ब्लड इज स्लाइटली थिकर दैन वाटर, स्लाइटली थिकर दैन वाटर, पानी से हल्का मोटा होता है। हो गया? अब बेटा ध्यान देना इधर, ये ब्लड है ना, ये ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक है प्लाज्मा। क्या है? एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि ब्लड हैज़ 2 कंपोनेंट्स, वन इज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉमा प्लाज्मा। तो बच्चे समझते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स अलग है, प्लाज्मा अलग है। वो कहना चाह रहा है कि फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो एक ही बात है। बुक पढ़ के गड़बड़ मत, मीनिंग कई बच्चे गलत निकाल के आ जाते हैं। ये क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो होता है बेटा जिसमें बाकी सारी चीज़ें धसी होती, मिक्स होती हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर धसी हुई ब्लड सेल्स, ये सेल्स बड़ी छोटी होती हैं, हम कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, ठीक बेटा। अगर अब हम प्लाज्मा के अंदर चले, इसका आप वॉल्यूम देखें बेटा, इट इज़ नियरली 55 to 60% ऑफ ब्लड। पूरे ब्लड का 55 से 60%, तो ये क्या हो गया? 40 to 45%, यही हो गया। अब बेटा इस प्लाज्मा को हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि प्लाज्मा तो पानी पानी है। ये पूरे प्लाज्मा का 90 से 92% पानी होता है। पानी, इस पानी में घुला हुआ है केमिकल जो कि आपको 8 से 10% बनाते हैं। इनमें होता क्या क्या है? इनमें आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपके पास घुला होगा न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाया पिया पचाया एब्जॉर्ब किया है, हॉर्मोन्स होंगे, एटसेट्रा, बाकी सारी चीज़ें होगी, एक्सक्रीटरी मैटर, यूरिया वगैरह भी होगा। लेकिन मेन ये ज़्यादा नहीं होते, लगभग 2-3%। 7 से 8% होता है, 2 से 3%। 7 से 8% जो होता है बेटा वो होता है प्रोटीन, जिसे हम ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसे प्लाज्मा प्रोटीन लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि हम प्लाज्मा डिस्कस कर रहे हैं। जब पूरे ब्लड की बात करते हैं बोल देते ब्लड, उसमें ब्लड प्रोटीन है सेम चीज़। बेटा ये ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो आपके पास 3 सवाल हैं, क्योंकि 3 प्रोटीन है। पहला प्रोटीन है बेटा एल्ब्यूमिन, दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। क्या है? मैंने लिखा है ग्लोब्यूलिन, बट एनसीईआरटी में शायद लिखा होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हाँ, क्यों? क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन। देखो बेटा, मैं चाहता तो डायरेक्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन लिख देता, इसको ना लिखता, लेकिन मेरा मोटो था कि मैं बताऊं कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम इनका इसलिए है क्योंकि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है। बेसिकली क्या होती है? ग्लोब्यूलिन। किसी ने कहा डॉक्टर रामलाल, मतलब वो तो हैं रामलाल लेकिन क्या है? डॉक्टर। उसी तरह ये है ग्लोब्यूलिन, लेकिन क्या करती है? इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट, इसलिए क्या हो गई? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हो गया। इसके अलावा बेटा हमारे पास तीसरा है फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। बेटा फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है,
ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है। ये ब्लड का कोलॉइडल नेचर या ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के काम आता है। ठीक, ये कहानी हो गई। अब बेटा ब्लड सेल की बात करें। ब्लड सेल हमारे पास 3 है। एक है एरिथ्रोसाइट, एक है ल्यूकोसाइट, एक है थ्रोम्बोसाइट। बेटा एरिथ्रोसाइट का अपीयरेंस लाल होता है, इसलिए हम इन्हें RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूको मतलब कलरलेस, इसलिए इनको हम WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये ब्लड क्लॉट करती है, इसलिए थ्रोम्बोसाइट। वैसे इनका नाम क्या हम रखते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। हो गया? ये फ्लो चार्ट बना लो, मैं लिखवा दूँ। बेटा उस तरफ बना लो, यहाँ लिख लेना। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई है वो हाथ उठा दे। मुस्कान ने हाथ उठाया क्या? नहीं।